Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class physics, Federal Board, chapter number 4, Dynamics 2. MCQs. Choose the best possible option. Question number 1. A seesaw balances perfectly with two children of equal weight sitting at equal distances from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, option C is correct. The seesaw tips towards the child who stayed further away. अब हम ये देखते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है। क्योंकि सीसा वो वर्क करता है मोमेंट के प्रिंसिपल पे। मोमेंट का दूसरा नाम टॉर्क भी है। तो मोमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है कि ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो जो मोमेंट आर्म है ना वो कम हो जाता है। जब बच्चा आगे की तरफ जाता है तो वो मोमेंट आर्म कम हो जाता है। अब मोमेंट एक साइड पे हो गया कम, हमने मोमेंट दोनों साइड पे इक्वल रखना है क्योंकि बैलेंस करना है उसको। तो फिर इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे। क्वेश्चन नंबर 2. When line of action of the applied force passes through its pivot point, the moment arm of the force acting on the body is 0. Option C is correct. अभी मोमेंट आर्म वाली बात मैंने आपको बताई। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन में से पास करती है, ओरिजिन कह लें, पिवट पॉइंट कह लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें, तो मोमेंट आर्म हो जाता है 0। तो जब आप डी की जगह 0 पुट करते हैं इस डी में तो मोमेंट 0, नेट रिजल्ट 0 आ जाता है। डेट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 0. ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी चेक करते हैं कि ये क्यों करेक्ट है। अब रेस्ट वाली बात तो चलें सीधी सीधी हो गई ना कि सब कुछ ही 0। यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी तो इसका मतलब होगा कि उसका जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। तो रोटेशनल एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि टॉर्क भी 0। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जी? एक्सेलरेशन 0। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली। इसका मतलब ये है कि इस पे जो इक्विलिब्रियम है ना उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लें क्योंकि यूनिफॉर्म रोटेशन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टैटिक तब होती जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ सेटिस्फाई हो रही होती। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन यू थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इनटू अ calm lake. As the net sinks, it opens fully underwater, spreading out its mesh evenly. Compared to the moment it left your hand, where is the net's center of mass now? Option D is correct. Unchanged from its position when thrown. क्वेश्चन ये है कि जब हम एक फिशिंग नेट को किसी झील में फेंकते हैं तो जब वो झील में जाता है तो नेट तो सारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद आप उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ओरिएंटेशन पे या शेप पे नहीं डिपेंड करता। तो जब हमने नेट को फेंका और वो ओपन हुआ तो शेप तो उसकी बेशक चेंज हो गई, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका सेम है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। और उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अ टाइट रोप वॉकर इज कैरिंग अ लॉन्ग पोल while walking across a rope. The stability of the walker is affected if the pole is long and placed horizontally. Option B is correct. तो ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस वजह से उसका सेंटर ऑफ मास लो हो जाएगा।
मैस उसका ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। डेट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस देन ऑन अ नॉन स्लिपरी वन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जब नॉन स्लिपरी होगी तो ज़ाहिर उस पर फ्रिक्शन कम हो जाएगी और स्लिपरी पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट नंबर 9, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Question number 10 is the correct order of comparison for the terminal speeds of a raindrop, snowflake and hailstone. Option B is correct. Hailstone is greater than raindrop, greater than snowflake. अभी आपको उसकी रीज़न बताते हैं। अब टर्मिनल स्पीड तो डिपेंड कर रही होती है मैस पे, और भी चीज़ों पे करती है लेकिन मेनली मैस ही है। सरफेस एरिया, शेप, एयर रेजिस्टेंस, इन पे भी करती है। बहरहाल अगर आप सिर्फ मैथ चेक करें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हेल स्टोन का मैथ ज़्यादा है तो टर्मिनल स्पीड भी ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पे रेन ड्रॉप और तीसरे नंबर पे स्नो फ्लेक। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग अ स्पैनर बट इट इज़ नॉट वर्किंग। In order to open the nut, you need to insert a pipe to increase length of the spanner. Option A is correct. वजह क्या है? मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो जब मोमेंट आर्म इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर टार्क भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 12 is the force that always changes direction of velocity and not its magnitude is called centripetal force. क्योंकि सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। नेक्स्ट इज द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न इज लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करने पे मजबूर कर देती, तो अगर वो कम होगी तो कार रोड से बाहर की तरफ निकल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड अ perfectly circular track. Both the acceleration and net force on the car point inward. Option D is correct. एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात हो गई, उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही नेट फोर्स की भी होगी, तो दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि इनवर्ड होगी। A satellite of mass m is revolving around the earth with an orbital speed v. If mass of the satellite is doubled, its orbital speed will become no change, remain the same. Option D is correct. क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड मैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, अपना सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, अर्थ के मैस पे डिपेंड करती है। ये इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू √GM/R। अब g कांस्टेंट है, मैस भी ज़ाहिर अर्थ का कांस्टेंट है, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।